नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज का जो वीडियो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई, एक व्यंग्यात्मक निबंध को लेकर बनाया गया वीडियो है। और दोस्तों, इस व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी का नाम व्यंग्य लेखक के रूप में बहुत चर्चित है, बहुत ख्याति प्राप्त है। व्यंग्य एक तरह से समाज की विद्रुपताओं, विडंबनाओं को उजागर करने वाला एक तरह का शब्द चित्र है। आम भाषा में हम इसको एक तरह से ताना भी कह सकते हैं, लेकिन व्यंग्य हंसाता भी है, गुदगुदाता भी है और साथ ही साथ चोट भी करता है। तो आज का जो पाठ है वो संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई है, और ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है और ये परसाई जी का निबंध संग्रह है शिकायत मुझे भी है। तो संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई एक व्यंग्यात्मक निबंध है और शिकायत मुझे भी है, इनके निबंध संग्रह से लिया गया है। तो इनका निबंध संग्रह जिसका नाम है शिकायत मुझे भी है और उससे ये संकलित किया गया। इस निबंध के माध्यम से व्यंग्यकार ने विचारों और आचरण में विरोध का उद्घाटन सशक्त तरीके से किया है। तो व्यक्ति के विचार अलग होते हैं और उसका व्यवहार अलग होता है। विचारों में वो कुछ करता है, व्यवहार में कुछ करता है, और आपस में विरोधाभास देखने को मिलता है। और उसी का जो प्रकटीकरण है, उद्घाटन है, वो इस निबंध में किया गया है कि व्यक्ति जैसा जैसे विचार व्यक्त करता है वैसा वो आचरण नहीं करता, यानी कथनी और करने में उसके बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। तो इस निबंध का जो मुख्य उद्देश्य है वो ही यही है कि विचारों और आचरण में व्यक्ति के विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि सामंजस्य होना चाहिए। जैसे उसके विचार हों वैसा ही उसका व्यवहार होना चाहिए। जबकि देखने में ये आता है कि विचार अलग होते हैं और व्यक्ति का व्यवहार अलग होता है, यानी कहता कुछ है, करता कुछ है, सशक्त तरीके से करता है। इस निबंध में घटनाओं के कई ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिनमें थोड़ी सी भी विपरीत परिस्थितियों में या विपरीत परिस्थितियों के दबाव में सिद्धांतवादियों, यानी जो समाज में सिद्धांतों का दिखावा करते हैं, सिद्धांतवादी बने फिरते हैं, और थोड़ी सी भी विपरीत परिस्थितियों का दबाव आता है तो सिद्धांतवादियों के सिद्धांत टूट जाते हैं। आचरण और विचार के विरोध और व्यवहार में दोगलेपन को प्रस्तुत करना ही यहाँ व्यंग्यकार परसाई जी का प्रमुख उद्देश्य है कि आचरण और विचार में विरोध और व्यवहार में दोगलापन होता है, उसको प्रस्तुत करना ही व्यंग्यकार परसाई जी का प्रमुख उद्देश्य है। यानी हरिशंकर परसाई जी ने ये बताया है कि आचरण और विचार में विरोध नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ व्यवहार में दोगलापन नहीं होना चाहिए। यानी व्यवहार है वो स्पष्ट होना चाहिए और आचरण जैसा है वैसे ही व्यक्ति के विचार होने चाहिए। तो इस निबंध की ये एक तरह से मुख्य विषय वस्तु है जो कि इस पर ये आधारित है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और भी अपने निबंध के क्षेत्र में चलते हैं। चलिए, ये तो निबंध की थी। अब जानते हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। तो हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ। 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जंगल विभाग में नौकरी की। जंगल विभाग यानी वन विभाग में नौकरी की। खंडवा में 6 महीने तक अध्यापक रहे और खंडवा में इन्होंने 6 महीने तक अध्यापन का कार्य किया। 1941 से 1943 के मध्य तक शिक्षण कार्य का अध्ययन कर 1943 में वहीं मॉडल हाई स्कूल में अध्यापक हो गए। तो देखिए इन्होंने क्या किया कि 1941 से 1943 तक शिक्षण कार्य का अध्ययन किया और उसके बाद 1943 में वही मॉडल हाई स्कूल है उसमें ये क्या बन गए, अध्यापक बन गए। 1952 में इन्होंने सरकारी नौकरी से क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। तो 1952 के अंदर इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद 4 साल तक प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की। तो 4 साल लगातार इन्होंने प्राइवेट जो शिक्षण संस्थान हैं उनमें सेवा दी। चलिए, नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए किया और इन्होंने हिंदी विषय में एमए है
वो नागपुर विश्वविद्यालय से किया था, तो नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। फिर नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की। तो सरकारी नौकरी को तो पहले ही त्याग दिया था, और जो निजी क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाते थे उसको भी छोड़ दिया, और 1957 से स्वतंत्र लेखन की उन्होंने शुरुआत कर दी, यानी पढ़ाने के कार्य से संन्यास ले लिया। जबलपुर से, ये यहाँ ध्यान दीजिए, जबलपुर से वसुधा नाम की साहित्यिक पत्रिका निकाली, यानी जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका निकाली। और साहित्यिक पत्रिका की विशेषता ये थी कि मासिक पत्रिका थी, महीने में एक बार प्रकाशित होती थी। मासिक पत्रिका निकाली। कहानियाँ, उपन्यास, निबंध एवं अन्य बहुत सी विधाओं में लेखन के बावजूद भी आप मूलतः व्यंग्यकार के रूप में विख्यात रहे। तो हरिशंकर प्रसाद जी मूलतः व्यंग्यकार थे, कहानियाँ भी लिखी, उपन्यास भी लिखे, निबंध भी लिखे, लेकिन मूल रूप में क्या थे, निबंध नहीं, व्यंग्यकार थे। 10 अगस्त 1995 को जबलपुर मध्य प्रदेश में इनका निधन हो गया। तो जबलपुर मध्य प्रदेश में इनका क्या हो गया, निधन हो गया, और वो तिथि थी 10 अगस्त 1995। तो ये अब देखते हैं आगे बढ़कर। हरिशंकर प्रसाद जी हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया, कि हिंदी साहित्य की एक विधा का दर्जा दिलवाने में हरिशंकर प्रसाद जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। किसको? व्यंग्य को उन्होंने एक विधा का दर्जा दिलाया, और उससे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से निकालकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। तो पहले तो क्या था कि हल्के फुल्के मनोरंजन के काम आता था व्यंग्य, और वो यही परंपरा चलती आती थी कि भाई व्यंग्य एक तरह से जो कसा जाता था, व्यंग्य किया जाता था, वो हंसने के लिए, मनोरंजन करने के लिए काम में आता था। लेकिन हरिशंकर प्रसाद जी ने समाज के जो व्यापक प्रश्न थे उससे जोड़ा, और जोड़ करके व्यंग्य को एक हिंदी साहित्य की विधा का दर्जा दिलाया। हरिशंकर प्रसाद की पहली रचना स्वर्ग से नरक जहाँ तक, तो याद रखिएगा, स्वर्ग से नरक जहाँ तक मानी जाती है। तो हरिशंकर प्रसाद जी की पहली रचना है जिसका नाम है स्वर्ग से नरक जहाँ तक मानी जाती है, जो कि मई 1948 में, देखिए मई 1948 में प्रहरी एक पत्र का नाम है, प्रहरी पत्र में प्रकाशित हुई। तो प्रहरी पत्र में प्रकाशित हुई, और उस रचना का नाम क्या है? स्वर्ग से नरक जहाँ तक। इसमें उन्होंने धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार किया। तो ये जो स्वर्ग से नरक जहाँ तक रचना है, इसमें धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया था। इन्होंने सैकड़ों रचनाओं का लेखन किया जो विविध संग्रहों में संकलित हैं, यानी सैकड़ों रचनाएं लिखी, सैकड़ों पुस्तकें लिखी जो विविध संग्रहों में संकलित हैं। इनके व्यंग्य निबंध देखते हैं। चलिए व्यंग्य निबंध पर नजर डालते हैं। तो व्यंग्य निबंध है तब की बात और थी। व्यंग्य निबंध इनका तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, और ये सबसे प्रसिद्ध निबंध भी है, पगडंडियों का जमाना। शिकायत मुझे भी है, शिकायत मुझे भी है, और सदाचार का ताबीज। तो तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज। और अंत में प्रेमचंद के फटे जूते, और माटी कहे कुमार से, एवं काग भगोड़ा। तो ये भी इनके क्या है? निबंध हैं, व्यंग्यात्मक निबंध है। प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुमार से, काग भगोड़ा। कहानी संकलन पर इनके नजर डालते हैं। तो कहानी संकलन इनका है हंसते हैं रोते हैं, कहानी संकलन है। जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, भोलाराम का जीव, दो नाक वाले लोग आदि। तो जो हरिशंकर प्रसाद जी के कहानी संकलन है,
हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, दो नाक वाले जीव। और इनके उपन्यास हैं रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज और ज्वाला और जल आदि। तो इनके कहानी संकलन है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, दो नाक वाले लोग। और उपन्यास हैं रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज तथा ज्वाला और जल। नेक्स्ट है व्यंग्य संग्रह। व्यंग्य संग्रह पर हम नज़र डालते हैं तो वैष्णव की फिसलन, देखिए ऊपर व्यंग्य निबंध थे और यहाँ पर है व्यंग्य संग्रह। वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र एवं विकलांग श्रद्धा का दौर। और इनके संस्मरण हैं तिरछी रेखाएं, मरना कोई हार नहीं होती, ये संस्मरण रचनाएं हैं। सीधे सादे और जटिल मुक्तिबोध। तो व्यंग्य संग्रह वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और विकलांग श्रद्धा का दौर। संस्मरण इनके हैं जो समर्थी के आधार पर लिखे जाते हैं, तिरछी रेखाएं, मरना कोई हार नहीं होती और सीधे सादे और जटिल मुक्तिबोध, ये संस्मरण है। बाल कहानी इनकी है चूहा और मैं, बाल कहानी साहित्य है और चूहा और मैं। चलिए आगे, लघु कथाएं चंदे का डर, और उसके बाद है अपना पराया, दानी, रसोई घर और पाखाना, ये लघु कथाएं हैं। सुधार, समझौता, यस सर और एसली, ये इनकी जो लघु कथाएं हैं। तो लघु कथाओं की श्रृंखला में चंदे का डर, अपना पराया, दानी, रसोई घर और पाखाना, सुधार, समझौता, यस सर, एसली आदि। परसाई जी ने पाखंड, बेईमानी, भ्रष्टाचार आदि पर व्यंग्यों की गहरी चोट की। तो पाखंड पर, बेईमानी, भ्रष्टाचार आदि पर व्यंग्यों की गहरी चोट की, यानी जबरदस्त व्यंग्य रचना की इन्होंने। जहाँ तक भाषा का सवाल है, इनकी भाषा में व्यंग्य की प्रधानता है। तो भाषा का सवाल है, भाषा में व्यंग्य की प्रधानता है। भाषा सामान्य होते हुए भी विशेष क्षमता रखती है, कि भाषा इनकी सामान्य होते हुए भी विशेष क्षमता रखती है। तो भाषा शैली की विशेषताएं अगर पूछी जाए तो व्यंग्य की प्रधानता है और सामान्य होते हुए भी विशेष क्षमता रखने वाली है। एक एक शब्द तीखापन लिए हुए हैं और एक एक शब्द तीखापन लिए हुए हैं। तो हमें हरिशंकर परसाई जी की भाषा शैली पर अगर विचार करने को कहा जाए कि हरिशंकर परसाई की भाषा शैली के बारे में बताइए, तो व्यंग्य प्रधान भाषा है और सामान्य भाषा होते हुए विशेष क्षमता रखती है, एक एक शब्द तीखापन लिए हुए है। हिंदी के अलावा उर्दू एवं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी खुलकर किया है। तो ये भी भाषा की विशेषता है, हिंदी के अलावा उर्दू एवं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है। इनकी रचनाओं में भाषा भाव और भंगिमा के अनुरूप बदलती है। तो भाषा है वो भाव और भंगिमा, यानी जैसे भाव है और जैसा स्वरूप है उसी के अनुरूप बदलती रहती है। भाषा शैली में भी सहज परिवर्तन होता है। तो भाषा शैली में क्या होता रहता है, सहज रूप में परिवर्तन होता रहता है, यानी अनायासी परिवर्तन होता चला जाता है और वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल रहती है। तो ये आ गई इनकी भाषा शैली की विशेषताएं। और भाषा शैली की विशेषताएं देखिए, व्यंग्य के प्रधानता, भाषा सामान्य होते हुए विशेष क्षमता, एक एक शब्द में तीखापन, हिंदी के अलावा उर्दू एवं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग और भाषा में भाव और भंगिमा के अनुरूप बदलने की विशेषता, सहज परिवर्तन, अपने उद्देश्यों में पूर्ति। आपको विकलांग श्रद्धा का दौर कृति हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। तो इनको विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। आपको विकलांग श्रद्धा का दौर करती हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। चलिए अब पढ़ते हैं संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई, जो कि हरिशंकर परसाई जी का लिखा हुआ व्यंग्यात्मक निबंध है। और दोस्तों, जैसा उन्होंने लिखा है वैसा आपके सामने प्रस्तुत है, सिर्फ उसकी थोड़ी सी व्याख्या अपनी तरफ से मैं कर रहा हूँ। तो ये उनकी लेखनी का ही सारा का सारा है। मेरे एक दोस्त हैं, वैज्ञानिक दृष्टि वाले,
आधुनिक बुद्धिवादी परिवार से नाता तोड़कर 20 से एक सालों से राजनीतिक कार्यों में लगे हैं। तो देखिए, मेरे एक दोस्त हैं, वैज्ञानिक दृष्टि वाले, आधुनिक बुद्धिवादी परिवार से यानी बुद्धिवादी परिवार से हैं, नाता तोड़कर 20 से एक सालों से राजनीतिक कार्यों में लगे हुए हैं, यानी राजनीतिक कार्यों में लगे हैं। उनका कोई है, मुझे पता नहीं था, पर उनका भी कोई था। उनका कोई है, मुझे पता नहीं था, लेकिन उनका भी कोई था। पिछले हफ्ते प्रयाग की गाड़ी में मुंडे सिर मिल गए। पूछा कहाँ जा रहे हो? तो पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले प्रयाग। तो दोस्त कहते हैं प्रयाग। यहाँ लेखक ने अपने हिसाब से शब्द दिए हैं। लोग चोरी करने जाते हैं तब इस शहर को इलाहाबाद कहते हैं, पिंडदान करने जाते हैं तब प्रयाग कहते हैं। हालांकि अब नाम बदल चुके हैं दोस्तों, लेकिन ये लेखक का लिखा हुआ है। पूछा मुंडन किस लिए, कि यानी लेखक पूछता है अपने जो मित्र से, मुंडन किस लिए? फादर की मृत्यु हो। बोले फादर की मृत्यु होगी? तो मैंने कहा मुझे पहली बार मालूम हुआ कि आप भी फादर रखते थे। यूं कोई बुरी बात नहीं है, यहाँ व्यंग्य है दोस्तों। मैंने कहा मुझे पहली बार मालूम हुआ कि आप भी फादर रखते थे, यूं कोई बुरी बात नहीं। जिनकी हैसियत है वे एक से अधिक भी बाप रखते हैं। यहाँ बहुत पैना व्यंग्य है। एक घर में, एक दफ्तर में, एक दो बाजार में, एक हर राजनीतिक दल में। इधर एक आदमी है जिसके परसों तक 35 बाप थे। यहाँ बहुत भयंकर व्यंग्य की फटकार लगाई है लेखक ने कि जिसके परसों तक 35 बाप थे, कल संविदा सरकार टूट रही है तो 15 रह गए, आज वो सरकार थम गई तो 38 हो गए। तो कितना भयंकर व्यंग्य इन्होंने किया है एक तरह से सिद्धांतों पर। मुझे उनके पिता की मृत्यु का कतई दुख नहीं था, उन्हें मैं जानता नहीं था। फिर वे 80 के थे और उनके मरने से कोई अनाथ नहीं हुआ था। दोस्त को भी दुख नहीं था, कुछ पछतावा जरूर था कि दोस्त के पिताजी का देहांत हुआ। वो 80 साल के थे और दोस्त को भी दुख नहीं हुआ था क्योंकि खाई पी उम्र के थे। चलिए, और ये जो घटनाक्रम है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, हकीकत नहीं बल्कि एक घटना बता रहा है लेखक। मुझे उसकी चिंता थी जिससे उन्होंने 20 साल से सच्चा पिता मान रखा था, यानी मार्क्सवाद। तो उस दोस्त की विशेषता क्या थी कि उसने मार्क्सवाद को सच्चा पिता मान रखा था, मार्क्सवाद को ही सच्चा पिता मान रखा था। उन्होंने खुद अपने हाथों मार्क्सवाद का मुंडन कर दिया। और देखिए यहाँ पर ये है कि मार्क्सवाद है वो पाखंड, अंधविश्वास, आदि में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर उनके दोस्त हैं वो मुंडन किए हुए मिल गए, तब यानी लेखक ने लिखा कि इन्होंने मानो मार्क्सवाद का क्या कर दिया हो, मुंडन कर दिया हो। उनके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। मैंने पूछा इसमें क्या है? बोले उनकी राख है। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? यानी प्रयाग जिसको कह सकते हैं, हरिद्वार जिसको कह सकते हैं, वहाँ गंगा जी में डालने के लिए जो अस्थि थी वो थी। मैंने कहा मैं समझा इसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है जिसका संगम में विसर्जन होगा। ये मार्क्सवाद का सिद्धांत है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, यानी भौतिकवाद से द्वंद्व। पहले वे चिढ़े, यानी उनको गुस्सा आया, फिर कहने लगी यार ये बड़ा विकट संघर्ष है, कि यार ये बड़ा विकट संघर्ष है। एक तो संस्कार और फिर परिवार की भावना। तो एक तो संस्कार हैं और फिर परिवार की भावना का भी तो पालन करना पड़ता है। तो पहले तो आचरण में उनके क्या था कि इनका विरोध था, लेकिन जब थोड़ा सा दबाव पड़ा तो उन्होंने संस्कार को भी माना और परिवार की भावना को भी माना। इस संघर्ष से मैं अनजान नहीं। चाचा की मृत्यु के बाद मैंने श्राद्ध नहीं करने का ऐलान कर दिया। मेरी जो फजीयत हुई, तो लेखक कह रहा है कि फजीयत हुई यानी बेइज्जती जिसको कह सकते हैं, फजीयत हुई, मैं ही जानता हूं। उनके करने वाले और भी थे। चाचा मेरे भरोसे तो परलोक गए नहीं थे, मुझ जैसे के भरोसे कोई परलोक तो क्या ये लोग भी नहीं बनाएगा, परलोक तो क्या ये लोग भी नहीं बनाएगा। मेरे मन में एक ही सवाल था, अगर किसी सामाजिक क्रांति में बौद्धिक विश्वास के साथ, अगर किसी सामाजिक क्रांति में बौद्धिक विश्वास के साथ कोई लगा हो और तभी चाची कह दे कि बेटा तुम्हारे चाचा की आत्मा को दुख होगा, दुख छुटाएगा, परलोक में उनकी दुर्गति होगी, कि बिल्कुल
सामाजिक क्रांति में बौद्धिक विश्वास के साथ लगा हो और चाची कह दे कि बेटा तुम्हारे चाचा की आत्मा को दुख होगा, परलोक में उनकी दुर्गति हो जाएगी, तब क्रांतिकारी क्या करेगा? तब क्रांतिकारी क्या करेगा? परिवार की भावना की रक्षा भी तो करनी ही पड़ती है। तब क्या वह ये कहेगा कि चाची अगर तुम्हारी ये भावना है तो मैं क्रांति छोड़ दूं, मैं क्रांति छोड़ देता हूं? नहीं। तो तब क्या वह ये कहेगा कि चाची अगर तुम्हारी ये भावना है तो मैं क्रांति छोड़ देता हूं? तो देखिए सीधी सी बात है कि ये जो झूठा विरोध करते हैं उनकी स्थिति ऐसी होती है, यानी चाची कहेगी तो वो क्या करेगा, इन भावनाओं को छोड़ेगा और पारिवारिक भावना की तरफ अग्रसर होगा। मेरे एक दोस्त हैं, मुझसे ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न, विचार और कर्म दोनों से क्रांतिकारी। कि मेरे एक दोस्त हैं, अब देखो ये दूसरा उदाहरण दे रहा है, मेरे एक दोस्त हैं मुझसे ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न, विचार और कर्म दोनों से क्रांतिकारी। मैं ही उनसे ज्ञान और प्रेरणा लेता रहा हूँ, कि मैं उनसे ज्ञान और प्रेरणा लेता रहा हूँ। दूसरे दोस्त की बात करें, एक दिन मैंने उन्हें धोती पहने, पालथी मारे, सत्यनारायण की कथा पर बैठे रंगे हाथों पकड़ लिया। और वो क्या कर रहे थे? सत्यनारायण की कथा में बैठे थे। मुझे लगा जैसे एम्बुलेंस की गाड़ी ने मुझे कुचल दिया हो, कि मुझे लगा जैसे एम्बुलेंस की गाड़ी ने कुचल दिया हो। मैंने दूसरे दिन उससे पूछा, झूठ नारायण तुम्हारी ये क्या हरकत है? तो उस दोस्त ने बताया, उसने कहा यार मदर इन लॉ ने बहुत जोर डाला था, यानी सास ने बहुत जोर डाला था। मेरा ख्याल था मदर इन लॉ सास से अलग किस्म की होती होगी, कि मदर इन लॉ सास से क्या होती होगी? अलग किस्म की होती होगी। नहीं, सिर्फ तजुर्बे का फर्क है, कि सिर्फ क्या है? अनुभव का फर्क है। तो सास के दबाव में आया और दबाव में आकर उसने भी क्या है, यानी कथनी और करनी में अंतर दिखाया। ये जो मदर इन लॉ कहलाती है ना, ये मदर इन लॉ कहलाती है ना, क्रांति की दुश्मन होती है। क्रांतिकारी का पहला और सबसे बड़ा संघर्ष मदर इन लॉ से निपटना है, कि क्रांति का सबसे पहला और बड़ा संघर्ष है वो किससे होता है? मदर इन लॉ से होता है। बात यह है कि वह बीवी देती है, बीवी कर्तव्यों को आगे बढ़ाते हुए बच्चे दे देती है। तब मदर इन लॉ आकर कहती है, लाला अपना नहीं तो बच्चों का तो ख्याल करो। तो मदर इन लॉ बीच में आती है और कहती है कि लाला अपना नहीं तो कम से कम बच्चों का तो ख्याल कीजिए। लाला की क्रांतिकारिता भ्रांतिकारिता में बदल जाती है। तो इस प्रकार से यानी मदर इन लॉ का विशेष रोल है। तो लाला की क्रांतिकारिता किस में बदल जाती है? भ्रांतिकारिता में बदल जाती है। मदर इन लॉ की शिकार 15-20 क्रांतिकारियों की हड्डियां तो इधर मेरे पास रखी हुई हैं, लोगों के पास भी रखी होंगी। और संस्कार और शास्त्र की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होती है। ये देखिए, संस्कार और शास्त्र की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होती है। संस्कार और अर्थशास्त्र की एक लड़ाई मैंने साफ देखी। तो अब लेखक है वो संस्कार और अर्थशास्त्र की लड़ाई का वर्णन कर रहा है। एक शहर में 2 साल पहले किसी सांस्कृतिक आयोजन में मैं गया था। तो लेखक एक शहर में 2 साल पहले सांस्कृतिक आयोजन में गए थे। एक साहित्यिक रुचि के सज्जन बहुत पीछे पड़े कि मेरे घर चाय पीने चलिए, कि मेरे घर क्या करने चलिए? चाय पीने चलिए। हर बार आग्रह के साथ वे ये जरूर जोड़ते कि सरिता ने भी कहा है। तो उसका पति क्या कहता कि सरिता ने भी कहा है। तो वो सज्जन थे, उन्होंने कहा कि सरिता ने भी कहा। समझा सरिता जी इनकी पत्नी होंगी, साहित्य पढ़ती होंगी, कुछ कविता वगैरह भी लिखती होंगी। तो समझा कि सरिता जी इनकी पत्नी होंगी, साहित्य पढ़ती होंगी, कुछ कविता वगैरह भी लिखती होंगी। चाय पीने पहुंचा तो बैठक से उन्होंने पर्दे की तरफ मुंह करके मेरे आने की घोषणा कर दी। कि बैठक से ही यानी क्या किया? पर्दे की ओर मुंह किया और आने की घोषणा कर दी कि लेखक हरिशंकर परसाई जी आए हैं। दुविधाग्रस्त अर्ध आधुनिक परिवारों में इसके बाद क्या होता है, इसका मुझे बहुत अनुभव है। तो लेखक कह रहे हैं कि इसका बहुत अनुभव है कि दुविधाग्रस्त अर्ध आधुनिक परिवारों में इसके बाद क्या होता है। तो वो बता रहे हैं, देखिए पत्नी आती है, नमस्ते के बाद बने बनवाए वाक्य बोलती है, हम आपकी कहानियाँ
पढ़ते रहे हैं, इतनी हंसी आती है, इतनी हंसी आती है कि बस कुछ मत पूछिए। कि हम आपकी कहानियाँ पढ़ते रहे हैं, इतनी हंसी आती है, इतनी हंसी आती है कि बस कुछ मत पूछिए। इसी वक्त उसे याद आता है कि दाम्पत्य संहिता का नियम 73 कहता है, दाम्पत्य संहिता का नियम 73 कहता है, पत्नी अपना स्वतंत्र मत व्यक्त न करे, व्यक्त करना जरूरी हो तो उसमें पति को शामिल करें। तो पति को भी क्या करे, शामिल करें। हालांकि नियम है या नहीं मैं नहीं कह सकता, लेखक ने लिखा है। तो पत्नी अपना स्वतंत्र मत तो व्यक्त न करे, हालांकि व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन यह हंसी मजाक के लिए लिखा गया वाक्य ऐसा ही। व्यक्त करना जरूरी हो तो उसमें पति को शामिल करें। वह पति को शामिल कर लेती है। क्यों? वह कौन सी कहानी थी हम लोगों ने, क्यों वह कौन सी कहानी पढ़ी थी हम लोगों ने पिछले हफ्ते? तो ये देखिए, दोनों ने एक तरह से शामिल कर लिया है, पत्नी ने पति को शामिल कर लिया है कि दोनों ने साथ वो कहानी पढ़ी थी। क्यों जी? वह कौन सी कहानी थी या कौन सी कहानी पढ़ी थी हम लोगों ने पिछले हफ्ते? अगर बच्चा भी हुआ तो अंकल जी को उससे नमस्ते कराया जाता है, यानी ये परिवारों की स्थिति बताई जाती है। अंकल जी को उससे नमस्ते कराया जाता है, कहा जाता है अंकल तुम्हें बहुत मजेदार कहानियां सुनाएंगे। तो अंकल क्या करेंगे? तुम्हें बहुत मजेदार कहानियां सुनाएंगे। कभी मुझसे वहीं बच्चे को कहानी सुना देने का आग्रह भी किया जाता है। तो लेखक कह रहा है कि कभी मुझसे वहाँ बच्चे को कहानी सुना देने को आग्रह भी किया जाता है। नुस्खे मेरे पास सब तरह के रहते हैं, नुस्खे मेरे पास सब तरह के रहते हैं। तो लेखक कहता है मेरे पास सब तरह के नुस्खे रहते हैं। प्रौढ़ों के लिए डायबिटीज का नुस्खा भी रखता हूँ, तो प्रौढ़ हैं उनके लिए डायबिटीज का नुस्खा भी है, और बच्चों के लिए कुकर खांसी का भी, तो बच्चों के लिए कुकर खांसी का भी नुस्खा है। मैं बच्चे को राक्षस की कहानी फौरन सुना देता हूँ। तो लेखक कह रहा है कि बच्चों को मैं फौरन राक्षस की कहानी सुना देता हूँ। आग्रह हो तो उसके ससुर को भी कृष्ण सुदामा की कहानी सुना देता हूँ, और आग्रह हो तो उसके ससुर को भी कृष्ण सुदामा की कहानी तुरंत ही सुना देता हूँ। बैठक में मैंने सोचा कि अब सरिता जी बाहर आएंगी, कि बैठक में सोचा कि अब क्या होगा, सरिता जी बाहर आएंगी और वही यांत्रिक चर्चा चलेगी। वही यांत्रिक चर्चा जैसे ऊपर उन्होंने वर्णन किया है कि यानी हम आपकी कहानी पढ़ते हैं, बहुत हंसी आती है, बहुत हंसी आती है, और फिर पति को शामिल करती हैं कि किस प्रकार हमने वो कहानी पढ़ी थी, और बच्चों को कहानियाँ सुनाने के लिए कहते हैं। लेखक फौरन बच्चों को कहानियाँ भी सुना देता है, बड़ों के लिए भी, बूढ़ों के लिए भी, सभी प्रकार की कहानियाँ। तो बैठक में मैंने सोचा कि अब सरिता जी बाहर आएंगी और वही यांत्रिक चर्चा, यंत्रवत चर्चा चलेगी। बड़ी देर हो गई, सरिता जी तो क्या नाली जी भी नहीं निकली, यानी यहाँ वेंगे हम। सोचा चाय लेकर आएंगी, पर थोड़ी देर बाद सांकल बजी, यानी घरों के अंदर क्या लगाई हुई थी, सांकल बजी। पति महोदय भीतर गए और चाय की ट्रे लेकर आ गए। सांकल क्या थी? इशारा थी कि चाय बन गई है जी, ले जाओ। तो यहां एक क्लाइमेक्स है कहानी का। सांकल बजी, पति महोदय भीतर गए और चाय के ट्रे लेकर आ गए। भीतर से एक बिल्ली निकली। उस घर में बिल्ली एकमात्र मादा थी जो पर्दा नहीं करती थी। तो यहाँ पर पर्दा प्रथा पर भयंकर व्यंग्य किया है कि पर्दा प्रथा जरूरी नहीं है। सांकल धातु युग से चली आती घरेलू कालबेल है, कि सांकल धातु युग से चली आने वाली घरेलू क्या है, कालबेल है। सरिता जी कुछ संस्कार अपने घर से लेकर आई, कुछ यहाँ मिले होंगे, और इसी कारण से वो लेकर के सामने नहीं आई, यानी एक तरह से ये क्या है, बंदिश है एक तरह की। तो सरिता जी कुछ संस्कार अपने घर से लेकर आई, कुछ यहाँ से मिले। वह पांव दरवाजे की तरफ बढ़ाती है तो हाथ सांकल पर चला, सांकल नहीं सांकल पर चला जाता है। मगर जब यह स्थिति है तो इस आदमी ने बार बार क्यों कहा था कि सरिता ने भी आने को कहा है। इस दृश्य में सरिता का कुल इतना रोल है कि वह नेपथ्य में सांकल बजाती है, यानी पर्दे के पीछे क्या करती है, सांकल बजाती है। अगर इस आदमी को सरिता को मंच पर लाना है तो सांकल को निकाल फेंकना चाहिए, कि सरिता को मंच पर लाना है तो वास्तव में सांकल को निकाल फेंकना चाहिए था। और देखिए इस आदमी ने भी दोहरा चरित्र अपनाया है, यानी नाम सरिता का लेता है, और सरिता जी को इतनी आज़ादी ही नहीं है कि वह घर में मेहमानों से बात तक कर सके। तो सांकल को निकाल फेंकना चाहिए। मगर तब वह थाली बजाने लगेगी,
2 साल बाद फिर उस शहर में गया। वे फिर मुझे चाय के लिए ले गए। इस बार उन्होंने नहीं कहा कि सरिता ने भी आग्रह किया है, ये नहीं कहा। उसने नेपथ्य वाला हिस्सा नाटक से काट दिया होगा। मैं बैठक में पहुंचा। उसने पर्दे की तरफ मुंह करके मेरे आने की घोषणा नहीं की, पर जरा देर बाद सरिता जी ही ट्रे लेकर बाहर आई। ये देखिए परिवर्तन हो गया है। एक आध औपचारिक बात की, फिर घड़ी देखी, बोली आप लोग चाय पिए, मेरा स्कूल का वक्त हो गया है। तो पहले तो घर से निकलती ही नहीं थी, और अब क्या खुद चाय लाती हैं, और चाय लाने के बाद औपचारिक बात भी करते हैं, और फिर कहते हैं कि आप लोग चाय पीजिए, मेरा तो स्कूल का वक्त हो गया है। वे चप्पल फटकारती सीढ़ी से उतर गई। वो चप्पल फटकारती हुई क्या सीढ़ी से उतर गई। श्रीमान सरितापति बोले, स्कूल में नौकरी कर ली है। स्कूल में क्या कर ली है? नौकरी कर ली है। आजकल एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता। स्कूल में नौकरी कर ली है, आजकल एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता। और इस वाक्य में सबसे ज्यादा वजन रखा है लेखक ने। आजकल एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता। और इसकी व्याख्या देखिए, समझ गया अर्थशास्त्र ने संस्कार को धोबी पछाड़ दे दी। कि अर्थशास्त्र ने क्या किया? संस्कारों को क्या कर दी? धोबी पछाड़ दे दी। हमारे जमाने में नारी को जो भी मुक्ति मिली है, क्यों मिली है? तो देखिए क्यों मिली है? आंदोलन से, आधुनिक दृष्टि से, उनके व्यक्तित्व की स्वीकृति से नहीं। उसकी मुक्ति का कारण महंगाई है। नारी मुक्ति के इतिहास में ये वाक्य अमर रहेगा, एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता। यानी पुरुष चाहकर नारी को आजाद नहीं करता, लेकिन महंगाई उसके कमर तोड़ती है। और फिर उसके मुंह से ये वाक्य निकलता है, एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता। और तब ये देखिए, एक बार पुनः मैं पढ़ देता हूं कि नारी, हमारे जमाने में नारी को जो मुक्ति मिली है, क्यों मिली है? आंदोलन से, आधुनिक दृष्टि से, उसके व्यक्तित्व की स्वीकृति से नहीं। उसकी मुक्ति का कारण महंगाई है। नारी मुक्ति के इतिहास में ये वाक्य अमर रहेगा, एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता। अर्थशास्त्र संस्कारों के सीने पर चढ़कर गला दबा रहा है। इधर एक लड़के ने लड़की को उसी की इच्छा से भगाकर, देखिए अर्थशास्त्र है वो संस्कारों के सीने पर चढ़कर गला दबा रहा है। इधर एक लड़के ने लड़की को उसी की इच्छा से भगाकर सरकारी शादी कर ली, यानी कोर्ट विवाह कर लिया। लड़का योग्य, सुंदर और अच्छी नौकरी वाला। लड़का योग्य भी था, सुंदर भी था, अच्छी नौकरी वाला था। पहले लड़की की माँ के संस्कारों ने जोर मारा, कि लड़की की माँ के संस्कारों ने क्या किया? जोर मारा, और उसने हाय तौबा मचाया। अर्थशास्त्र से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। कि अर्थशास्त्र से क्या हुआ? ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने संस्कारों को एक पटकनी दी, और संस्कारों को क्या कर दिया? पटकनी दे दी। माँ ने सोचा ये जो 15,000 दहेज के रखे थे वो 7 बचे, तो 15,000 दहेज के थे वो 7 बच गए। तो अब अर्थशास्त्र बीच में आ गया। माँ ने सोचना प्रारंभ किया कि जो हुआ तो हुआ, लेकिन 15,000 दहेज के थे वो बच गए। फिर 15,000 में भी इतना अच्छा लड़का नहीं मिलता, और यानी लड़का सुशील भी था, योग्य भी था, नौकरी भी करता था। तो अर्थशास्त्र की ज़्यादा चलती है। उन्होंने कार्ड बांटकर दावत दे दी। तो कार्ड बांटकर क्या कर दी? दावत दे दी। और क्या किया? उस लड़के को स्वीकार कर लिया। तो लड़के को स्वीकार किस कारण से किया? अर्थशास्त्र के कारण से किया, यानी पैसे के कारण से उन्होंने लड़के को स्वीकार किया, हालांकि लड़का योग्य भी था। तो दोस्तों, ये हरिशंकर परसाई का संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई पाठ था। आशा है आपके कुछ समझ में आया होगा और आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी भी होगा। धन्यवाद दोस्तों। यूं ही आप वीडियो देखते रहिएगा, और साथ ही साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों तक
वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो बड़े होते हैं क्योंकि भैया पाठ होते हैं तो बड़े तो होंगे ही। धन्यवाद दोस्तों आज के कालांश के लिए। अगले कालांश